देख भाई, किसान का बेटा हूँ, कुछ भी बनूंगा तो सिर्फ मेरा भला होगा। लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, अपने बाबा की तरह हूँ। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे किसानों का भला हो। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है भाई तू। किसानों का भला 70 सालों में सरकार ही नहीं कर पाई, तू कैसे करेगा? नियत होनी चाहिए, साफ नियत, फिर सब कुछ हो जाता है। नेता बनना पड़ेगा तुझे। वैसे भी हमारे देश में अच्छे नेताओं की कमी है। और हाँ, एक बात याद रखना, राजनीति गटर है। गटर है तो क्या हुआ, उतरूंगा गटर में, साफ करूंगा गंदगी। देख लेना शिवा, राजनीति में आकर अगर किसानों का भला कर सका तो आऊंगा राजनीति में। अच्छा, कैसे करेगा तू? कुछ सोचा है? सोचा है, और समय आने पे सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ गाँव की सरपंची राजनीति सीख ले पहले, क्योंकि निगेटिव सोच इंसान को कमजोर बनाती है। लाल बहादुर शास्त्री याद है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? हेलो, हाँ शिखा बोलो। क्या हुआ शिखा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ शिखा, कुछ बोलेगी? अरे क्या हुआ बाबा को, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ विवेक? कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, शिखा बस बाबा बाबा का के रोए जा रही है। मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ चल। हटो, क्या हुआ मेरे बाबा को? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने? ये क्या हो गया मामा? भैया देखो ना क्या हो गया बाबा को। शिवा, क्या हो गया मामा को? संभालो विवेक। ये अक्सर आपने देखा, पढ़ा और सुना होगा, और उनकी इस हालत के जिम्मेदार हमारे सिस्टम की कमियों को दूर करने की प्रबल इच्छा रखने वाला विवेक आज अपने ही पिता की लाश के पैरों से लिपट कर रो रहा है। वो सिस्टम को बदलना चाहता है, जबकि दुर्भाग्य से उसका ही सब कुछ बदल गया। नमस्कार, मैं हूँ बिल्कुल सोनी और जुर्म के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है जो हुई तो अचानक थी, लेकिन उसे देखकर लगता है कि इसकी चिंगारी बहुत पुरानी है। विवेक अपने पिता से बहुत प्यार करता था और ये उसके पिता की परवरिश थी कि उसे किसानों की इतनी फिक्र थी। चाकू से मारा गया। ये विवेक है, इसके पिता थे, और ये शिखा। इसने ही हमें फोन किया तो हम लोग आए। तुम कौन हो? मैं विवेक का दोस्त हूँ, हम दोनों साथ में विद्या कॉलेज में पढ़ते हैं। सर, ये मर्डर केस है। मेरे बाबा को किसने मारा पता नहीं, वो बहुत मजबूत इंसान थे। वो तो अपने वसूलों के पक्के थे। बहुत बुरा हुआ ये तो। इसी ने मारा है मेरे बाबा को। इसी को दिक्कत थी मेरे बाबा से। बोल कुत्ते, क्यों मारा तूने मेरे बाबा को? क्यों मारा? छोड़ो, क्यों मारा मेरे बाबा को? बाप की लाश यहाँ पड़ी है और तुम कुश्ती लड़ रहे हो? जाने दो इंस्पेक्टर, दुख में है। ज्यादा संत बनने की कोशिश मत कर जमींदार, सब जानते हैं तू क्या है। चला जा यहाँ से। सबका बयान लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फोरेंसिक वालों को खबर करो और इस जगह को अच्छे से स्कैन करो। जी सर।
तुम्हें क्यों लगता है जमींदार ने मारा है तुम्हारे पिताजी को? एक नंबर का हरामी है वो जमींदार। पूरा गांव डरता है उससे, बस मेरे बाबा नहीं डरते थे। जमींदार चाहता था कि जैसे सब लोग उससे डरकर उसकी इज्जत करते हैं वैसे मेरे बाबा भी करें, लेकिन मेरे बाबा दूसरों से अलग थे। वो किसी से नहीं डरते थे। बाबा को अपनी जमीन से प्यार था और जमींदार को उस जमीन की लालच। मंत्री जी से कहिएगा चुनाव की चिंता ना करे, फंड का तो इंतजाम हो ही जाएगा और प्रचार भी जोरों शोरों से होगा। अरे हम उतरेंगे मैदान में उनके सपोर्ट में। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे चुनाव स्टार्ट होने में 6 महीने रह गए हैं और इसी 2 महीने के अंतराल में चुनावी यात्रा भी शुरू करनी है। ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, धैर्य रखिए। चलिए चलते हैं सर। आओ प्रताप, 2 दिन से तुम्हारी चर्चा चल रही है। हम तो आपको संदेशा भी भिजवाने वाले थे। जाओ जलपान का इंतजाम करो। अरे गांव के ही है तो क्या हुआ, पहली बार हमारे दरवाजे पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं। रहने दीजिए, आपकी हराम की कमाई का जलपान प्रताप के हलक नहीं उतरेगा। बस एक सवाल लेकर आए हैं। पूछिए पूछिए, खुशी खुशी जवाब देंगे। क्या पूछना चाहते हैं? मगर कम से कम पहले बैठ तो जाइए। खड़े इंसान को पहले आप बिठाते हो, फिर उसे हमेशा के लिए लिटा देते हो। अरे ये क्या बदतमीजी है बे? जमींदार साहब इतना इज्जत से बात कर रहे हैं और आप बदतमीजी किए जा रहे हो। तो चुप कर, प्रताप चमचों से बात नहीं करता। किसान है, अन्नदाता होता है किसान। इन पे हाथ उठाना मतलब अपने पेट पे लात मारना। बोलो प्रताप, क्या पूछना चाहते हो? बिना हमारी इजाजत के हमारी जमीन पर आप 2 बार गए हो और उस जमीन का आप किसी ग्राहक से सौदा कर रहे हो। जो जमीन आपकी है ही नहीं उसे आप कैसे बेचने की सोच सकते हो? क्योंकि वो जमीन तुम हमें बेचोगे और तुरंत हम अपने ग्राहक को बेचेंगे। सिंपल सी बात है भाई। पर हम अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? क्योंकि बेटा वो जमीन हम खरीदना चाहते हैं और जो हम चाहते हैं हम उसे किसी भी तरह से ले लेते हैं। पहले भी समझा चुके हैं, अब भी समझा रहे हैं। हम अपनी जमीन किसी को भी नहीं बेचेंगे। आखिरी बार बोल देते हैं, हमारी जमीन पर पाँव नहीं रखना, नहीं तो इज्जत करना भूल जाएंगे। वो जमीन तुम बेचोगे, जरूर बेचोगे, क्योंकि आज तक किसी माइकल ने हमें इनकार नहीं किया। जिसने भी इनकार किया है उसे हमने जिंदा गाड़ने की ताकत रखते हैं। तुमको तो तुम्हारी जमीन में गाड़ देंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। चल बेटा। उसे हमारी जमीन चाहिए थी और बाबा के होते वो हासिल नहीं कर सकता था। बस इसीलिए उसने मार दिया मेरे बाबा को। जमींदार जैसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। इन्हें छोटे और गरीब लोगों की ना बर्दाश्त ही नहीं होती। कौड़ियों के दाम ये लोग किसानों को डरा धमका कर जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन खरीद लेते हैं और फिर ऊंची कीमत पर उसी जमीन को किसी धनी सेठ को बेचकर अपनी तिजोरी भरते हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इन लोगों की पहुंच दिल्ली तक है। देखो विवेक, कानून सबके लिए बराबर है। कानून की पहुंच इन पहुंच वालों के गिरेबान तक भी जाती है। बस सबूत होने चाहिए। सबूत? कौन गवाही देगा जमींदार के खिलाफ? आपको लगता है कि कोई उसके खिलाफ मुंह खोलेगा? आप उस जमींदार को पकड़कर खुद कबूल करवाइए, चाहे जैसे भी हो। फिर देखिएगा सच कैसे सामने आता है। फिर आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो विवेक, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त दुखी हो। हम इस केस की तह तक जाएंगे। तुम इस वक्त जाओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते एक बात कहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ संविधान में। वरना वो जमींदार इतने कॉन्फिडेंस के साथ बाबा को धमकी देने का जोश नहीं रखता।
अगर इस लड़के की बात में 1% भी सच्चाई है तो जमींदार को घर से घसीटते हुए लॉकअप लेकर आऊंगा, ताकि इन जैसे लड़कों का कानून पर विश्वास बना रहे। सर, हियर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट कहती है कि प्रताप का खून हुआ है। किसी ने चाकू मार के प्रताप की हत्या कर दी है। जमींदार सस्पेक्ट तो बनता है सर। उसने प्रताप को जमीन ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल हमारा पहला सस्पेक्ट जमींदार ही है। चलो चलते हैं इसके पास, लोगों को हड़काने का शौक उतारते हैं इसका। जी सर। चलिए। अपनी औकात में रहकर इल्जाम लगाओ ऑफिसर। आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम सिर्फ जमींदार नहीं, यहां से लेकर दिल्ली तक पहुंच रखने वाले जमींदार है और रसूखदार रईस आदमी है। इज्जत है समाज में। परसों उस लड़के ने गिरेबान पकड़ी थी, हम उसके हाथ वहीं कटवा देते थे, मगर उसका बाप मरा था, इसके लिए हमने उसे माफ कर दिया। मरा नहीं, मारा गया है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। वैसे तो आज तक किसी को मारने की नौबत नहीं आई। हमारा नाम सुनते ही लोग ऐसे ही डर से कांप जाते हैं। अगर किसी को मारने की जरूरत आई तो सीधा गोली मारेंगे, गोली। लोग डरते होंगे, लेकिन प्रताप नहीं डरा। शायद इसलिए हम इस वर्दी का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए हम आपका इसलिए उसलिए झेल रहे हैं, वरना उठाकर बाहर फेंक देते। भले ही इस क्षेत्र में हम दोनों नए हैं जमींदार, मगर एक बात तुम भी याद रख लो, हम दोनों पुलिस वाले दूसरों से हटके हैं। हम अच्छी पहुंच वालों को भी जेल पहुंचा देते हैं। जिस दिन भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हाथ लगा ना, तुम्हारी सारी अकड़ ढीली कर देंगे। और हाँ, ये जिला छोड़कर हमसे पूछे बिना कहीं मत जाइएगा, दिल्ली भी नहीं। सोच ले विवेक, इसमें खतरा है। सोच लिया, उसी समय सोच लिया था जब बाबा को किसी ने मारा था। लेकिन शिखा की जिम्मेदारी है तेरे सर पर। अगर तू जेल चला गया तो बेचारी शिखा का क्या होगा? मेरे सर पे अभी खून सवार है बस। अरे यार, कितना टाइम लगाते हो आप लोग? ले आए? हाँ, लीजिए। अरे कहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हो? 100 फीट दूरी से भी ठोकिएगा ना तो पक्का राम नाम सत्य होगा। वैसे मारना किसको है? कल सुबह का अखबार पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं। विवेक, पुलिस कर रही है ना अपना काम। बाप मेरा मरा है, तेरा या पुलिस का नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं भैया? अब आप डाकू बनेंगे? किसी के खून से अपने हाथ रंगेंगे? तू हमारा पीछा कर रही थी? करना पड़ता है, काहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अब चलिए घर पे। मुझे बदला लेना है बाबा का। हाँ तो लीजिए ना, किसने रोका है? ये काम पुलिस का है। अब तो पुलिस भी मान चुकी है कि बाबा का खून हुआ है। भैया, ये गोली बंदूक के लिए बाबा आपको नहीं पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि आप पढ़ लिख कर कुछ ऐसे पोस्ट पे जाए जिससे गांव के गुंडा जमींदारों की फटी रह जाए। अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो बाबा को तो मार ही दिया गया है। हम भी खुद को मार लेंगे। कितनी फटी हो गई रे तू? सर, शिखा कोचिंग गई थी, विवेक घर से बाहर गया था। जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर कोई घर में घुसा नहीं है। कोई ऐसा था जिसे प्रताप जानता था, उसने दस्तक दी होगी, प्रताप ने दरवाजा खोला होगा, प्रताप उसे अच्छी तरह जानता होगा, इसलिए अंदर आने दिया होगा। हत्यारा अंदर आया होगा और बड़ी ही फुर्सत से उसने प्रताप की हत्या की होगी। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही हुआ होगा सर। लेकिन सर, ये गांव है, यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। अगर कोई महीनों बाद भी आएगा तो उन्हें दरवाजा खोलकर अंदर आने देंगे। एक काम करो, सुसाइड नोट को किसी एक्सपर्ट को दिखाओ। फोरेंसिक वालों से उस नोट पर मिलने वाली उंगलियों के निशान
और हत्या वाले दिन प्रताप के घर के आसपास कौन था, उन सब की मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स सब खंगालो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा हमें। जमींदार पे सबसे पहले ध्यान दो, उस समय वो कहाँ था, उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स, उसके फिंगरप्रिंट भी लेटर के फिंगरप्रिंट से जरूर मैच करना, कुछ तो मिलेगा हमें। जी सर। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या रे, बड़ा जल्दी आया तू? सर, फटफटिया रास्ते में पंचर हो गई थी, इसलिए देर हो गई आने में। कोई बात नहीं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। इसके पहले कि केस पंचर हो जाए, क्या खबर है तेरे पास? खबर एकदम तगड़ी है सर। सर, इस खबर से हमको अंदाजा है कि आप लोगों का उका कहते हैं सस्पेक्ट हो सकता है। खबरी हो, खबरी रहो, दरोगा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बन भी नहीं पाओगे। सस्पेक्ट कौन है और कौन नहीं, यह हमारा काम है। पॉइंट बताओ। गुस्ताखी माफ सर जी। पॉइंट ये है कि जमींदार ने प्रताप को धमकी दिया था, इसलिए उस पर शक बनता है। फिर तुम इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हो? काम की बात बताओ, खाली डब्बा की तरह खनखन मत किया करो। सर जी, विवेक का एक गुंडे के साथ लफड़ा हुआ था। गांव का बड़का गुंडा है, जब देखो तब किसी को पीटता रहता है। 2 हाफ मर्डर के केस में अंदर भी जा चुका है। उसी ने बाप बेटे को धमकाया था। एकदम रुमाल भरकर झगड़ा था सर। और वो रुमाल क्या था? रुमाल ही तो था सर जी। गांव के लोग धोती को रुमाल करें या न करें, रुमाल को धोती जरूर करते, इतना टैलेंट होता है यहाँ। ये धोती रुमाल छोड़, झगड़ा बता। उसका नाम बिक्कू है। रास्ते से बाप बेटे पैदल जा रहे थे और वो उधर से बाइक से आ रहा था। बाइक थोड़ी सी टच हो गई विवेक को। विवेक ने कुछ बोल दिया, बिक्कू तमतमा गया, दोनों में हाथापाई हो गई। बाप बेटे ने पटक के बिक्कू को पीट दिया। बिक्कू उसी दिन धमकी देकर भागा था कि मार के लटका देंगे। यही डायलॉग बोला था उसने? यही तो पॉइंट है सर जी, मार के लटका देंगे। सर रोकिए मैंने। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को धमकाने का, अब लटकाएंगे हम तुझे फांसी पे। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? हमने किसी को धमकी नहीं दी, और मुझे क्यों लटकाएंगे फांसी पे? 20 सड़क पे बाप बेटों को जान से मारने की धमकी दी थी ना तूने, बोल दी थी क्या नहीं? हाँ दी थी। 20 सड़क पे कितना मारा था उन्होंने मुझे, अरे गहरे नहीं है। बिक्कू नाम है, बिक्कू। लोगों की सुन के फट जाती है, और उन लोगों ने मुझे मारा, बस इसलिए धमकी दी थी। धमकी देके सच भी कर दिया था तूने, बाप को मार के? नहीं, हमने नहीं मारा, और इस बात का अफसोस है कि हमने नहीं मारा। क्या उसका लड़का बचा है ना, अब उसको मारकर अपना काम पूरा करेंगे। तुझे तो हम उल्टा लटकाकर तब तक लट तोड़ेंगे जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। पागल हो, हम इतना नीच काम नहीं करते। लालची है मगर इतने भी नहीं कि किसी गरीब को उसकी छोटी सी जमीन के लिए इस तरह मारे। गुस्सा थे हम, मारना होता तो उसे गोली मार देते। मगर सच कहे तो पूरे जवार में एक सच्चा आदमी मिला था, जो हमारी आंख में आंख डालकर निडर होकर लड़ गया था। पसंद आ गया था प्रताप मुझे। उस दिन हम प्रताप से मिलने गए थे, फिर पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली। नमन है ऐसी आत्मा को। देखो यार, हम जैसे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, कुछ प्रताप जैसे अच्छे लोग भी होने चाहिए, वरना धरती नष्ट हो जाएगी। धरती पुत्र किसान अब मर चुका था। रिपोर्ट आई कि ये खुदकुशी नहीं, खून है। बेटे ने उसकी मौत का इल्जाम जमींदार पर लगाया, जबकि जमींदार उसी की मौत पर दुख व्यक्त कर रहा था। वो उस किसान की मौत पर दुख व्यक्त कर रहा था जो उसका अपना दुश्मन था और जो अब इस दुनिया में नहीं था। दूसरी तरफ बिक्कू नाम का एक आवारा गुंडा पुलिस की रडार पे था, लेकिन उससे भी पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। सुरागों की खाक छानती पुलिस इधर उधर घूम तो रही थी, लेकिन कहानी वहीं से आकर वहीं खत्म हो जाती जहां से वो शुरू हुई।
किसान की हत्या किसने और क्यों की? विवेक कहाँ है भाई? ऐसे काहे रो रही हो शिखा? देखो जो हुआ सो हुआ। ऐसे हर रोज रोने से तो बाबा आएंगे नहीं। जीना तो पड़ेगा ना शिखा। हाँ? बाबा भुलाए नहीं जाते, उनका चेहरा बार बार सामने आता रहता है। भूलना होगा शिखा, भूलना होगा। जिंदगी ऐसी नहीं चलती। हादसे को कांधे पे रख के पूरी उम्र नहीं काटी जाती। रोना छोड़ो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। बाबा की अस्थियां अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम दोनों, थू है तुम दोनों पे। अरे कैसी बेटी है तू? लाज नहीं तुझे? जिस घर में हफ्ते भर पहले अभी बाबा की मृत्यु हुई, उसी घर में ये करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? विवेक, मैं समझाता हूं तुझे। क्या समझाएगा तू मुझे? ये कि बचपन के दोस्त के पीठ में छुरा कैसे भोंकते हैं? अरे दोस्त समझता था मैं तुझे, और तूने मेरी ही बहन के साथ मेरे ही घर में। निकल तू यहां से, निकल यहां से। विवेक, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। भैया मैं आपको बताने नहीं थी, लेकिन क्या बताने वाली थी? गिरना हो रही है मुझे तुझ पे। विवेक, तू गया नहीं अभी तक यहां से? इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, निकल जा तू यहां से। चल निकल यहां से, और अपनी शकल मत दिखाना मुझे दोबारा। जमींदार साहब तो विवेक के पिता के आत्मा को नमन कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि उनका कैरेक्टर इस मर्डर में क्लीन है। यार तुझे कितनी बार बोला है दरोगा मत बन। खबर सुना ना। सर बचपन से ही शौक था ब्योमकेश बक्सी बनने का, इसलिए फ्लो में आ जाते हैं। क्राइम केस है, इसलिए तेरी घटिया कॉमेडी बंद कर। इंफॉर्मेशन क्या है? अब बचा वो गुंडा बिक्कू, उससे भी आप लोगों का कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन एक और सस्पेक्ट है, बल्कि एक नहीं शायद दो हैं। नाम बोल। विवेक का दोस्त शिवा और विवेक की बहन शिखा। कैसे? अंदर की खबर है, इन शिखा और शिवा में प्यार का चक्कर था, और इस चक्कर के खिलाफ विवेक का बाप था। हो सकता है इसी चक्कर में बेटी ने और बेटे के दोस्त ने प्रताप को लपेट दिया हो। संभावना तो बनती है, लेकिन शिवा तो विवेक के साथ था। शिखा के फोन करने पे ही दोनों घर गए थे, बल्कि शिखा ही ने तो पुलिस को फोन किया था। सर सातिराना चाल हो सकती है, इन दोनों से पूछताछ तो बनती है। सर पहले विवेक से पूछते हैं, क्या उसे उसके पिता की तरह इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, या उसे यह पता था कि उसका पिता शिखा और शिवा के संबंध के खिलाफ था? नहीं पता कि बाबा को इनके बारे में पता था या नहीं, वो इसके खिलाफ थे या नहीं। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे कल पता चला, और जब से मुझे पता चला है मेरा तो खून सूख गया है, कसम से। बताइए कोई ऐसा करता है क्या? एक साथ इतने धोखे
कोई मेरे बाबा की हत्या कर देता है, दोस्त पीठ में छुरा भोंकता है और बहन लाश शर्म की ऐसी की तैसी कर देती है। देखो विवेक, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, लेकिन चाहते हैं कि तुम्हें इंसाफ मिले। हत्यारा सलाखों के पीछे हो। देखो विवेक, तुम्हें सुनकर एक और शौक लगेगा, लेकिन सच बताना बहुत जरूरी है और तुम्हें भी सच जानने का हक है। अब वो सच चाहे जितना भी गंदा क्यों ना हो। हमने आज सुबह ही शिवा को उसके घर से उठा लिया था और उसने कबूल भी किया है कि मर्डर उसी ने किया है। क्या शिवा ने मेरे बाबा को मारा? लेकिन क्यों? क्योंकि प्रताप चाचा को मेरे और शिखा के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थे। बाबा आते होंगे। तो अच्छा है ना, आ जाने दो। आज तुम्हारा हाथ बाबा से मांग ही लूंगा। अच्छा, हाथ कैसे मांगते हैं बताना जरा। बहुत आसान है, इसमें क्या है? हाँ तो बताओ। तो हम कहेंगे, चाचा हम 4 साल से शिखा से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इस प्यार में हर हद हर सरहद पार कर चुके हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर अपने बोझ से हल्के हो जाइए चाचा। दत्त, ऐसे थोड़ी हाथ मांगते हैं। तो कैसे मांगते हैं हाथ? ऐसे हाथ मांगोगे तो पापा हाथ नहीं लाद देंगे। अच्छा तो एक काम करो, एक किस्त दे दो, तुम्हारे लिए लात भी खा लेंगे। चाचा भी सेम विवेक की तरह बीच में आ गए थे। सेम वैसा ही प्यारा सा सीन हम दोनों का चल रहा था। कल बेटा आया था बीच में और 10 रोज पहले विवेक के बाबा प्रताप चाचा। बदतमीजो, ये क्या हो रहा है? वो चाचा क्या कर रहा था मेरी बेटी के साथ तू? मेरे पीठ पीछे ये सब कब से? 3 साल से प्यार करते हैं हम दोनों। बेटा समझ के इज्जत दिए तुझे और तू इज्जत से खेल रहा था। प्यार करते हैं शिखा से, शादी करेंगे इससे। तुझ जैसे धोखेबाज से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा? काट के रख दूंगा तुझे। निकल यहां से, दूर है ना मेरे बेटे से भी। नमक हराम, चल निकल यहां से। दस दिन के अंदर तेरा ब्याह कराऊंगा, सुन ले।
है, रुको भाई। बस एक बार मेरी बात सुन लो चाचा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शुक्र मना मैंने विवेक को नहीं बताया, ये सोचकर कि उसकी बहन उससे नजर कैसे मिलाएगी। विवेक को पता है चाचा, ऐसी बातें बाहर अच्छी नहीं लगती। अंदर आ जाओ। दोस्त है मेरा बचपन का, वो मान जाएगा। बस आप मान जाइए। मतलब अभी विवेक को पता नहीं? वो तो बस मैंने झूठ कहा था, लेकिन विश्वास रखिए वो मान जाएगा, अपनी बहन की खुशी के लिए। शिखा भी बहुत प्यार करती है मुझसे। उसका नाम मत ले, मुंह तोड़ दूंगा। उसकी शादी 1 हफ्ते में किसी और से करा रहा हूं। लेकिन क्यों यार, हमसे करती है और शादी किसी और से। चाचा ये तो आप धोखा कर रहे हैं। 3 लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, एक मेरे साथ, एक बेटी के साथ और एक उसके साथ जिसके साथ ब्याह करोगे। धोखा दिया है तूने, निकल जा। हाथ जोड़ते हैं चाचा, शिखा मुझको दे दो चाचा, शिखा मुझको दे दो। देख ये नौटंकी मत कर, जीवन है ये, फिल्म नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ चाचा, गिड़गिड़ाता हूँ चाचा, शिखा हमको दे दो चाचा, शिखा। अगर तू धोखे देने से पहले मांगता तो खुशी से दे देता, लेकिन जीते जी तुझ जैसे धोखेबाज को अपने घर पे भी ना आने दूं। निकल जा यहां से। अब पे रोना गिड़गिड़ाना नौटंकी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये कितना सीरियस मामला है। शिखा को तुम्हें पाकर ही रहूंगा, तो शादी होने नहीं देगा ना, मार कर लूंगा उसका हाथ। हमसे बुढ़ा बेकार में मर्डर करवा दिया हमसे। अब कौन रोकेगा हमें? हाँ? शिखा की शादी कहीं ना कहीं तो करनी थी ना आपको। साला हमसे क्या प्रॉब्लम थी? मुझे धोखेबाज बोल रहे थे? अरे धोखेबाज तो तुम हो। हमने तुमको अपना समझा और तुमने हमें क्या समझा? पराया? हाँ? क्या करे चाचा, ऐसे मरे पड़े हुए अच्छे तो नहीं लग रहे, लेकिन करते क्या? तुमको नहीं मारते तो तुम हमारे प्यार का गला घोट देते। वो हमसे बर्दाश्त होता नहीं। अभी तक तो नौटंकी कर नहीं रहे थे, लेकिन अब नौटंकी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस से जो बचाना है हमको, बचा लूंगा। वो तो मैं बचा लूंगा। राम राम।
क्या बात है, चने खाए जा रहे हैं? प्रताप ने ठीक कहा था, धोखेबाज है तू। पीठ पीछे उसकी बेटी से संबंध बनाए, पहला धोखा। पगले जाने पर प्रेम की दुहाई, दूसरा धोखा। फिर धोखे से चाचा समान प्रताप की हत्या, तीसरा धोखा। इसके बाद भी तू नौटंकी करता रहा। रोने की नौटंकी, तसल्ली और दिलासा देने की नौटंकी। तुझे क्या लगता था बच जाएगा तू? प्यार को बदनाम क्यों करते हो तुम लोग? ये कौन सा प्यार करते हो तुम लोग कि किसी की हत्या करते समय तुम्हारे अंदर की इंसानियत ही मर जाती है? प्यार तो दया और इंसानियत का नाम है। अपनी बेटी से वो भी तो प्यार करते थे, पिता थे उसके। क्या उनका अधिकार नहीं कि वो तेरे और शिखा के रिश्ते के खिलाफ जा सके? अब करना प्यार जेल की तन्हाई और अकेलेपन से। मेरा दोस्त था और आज दिन का सांप निकला। भैया खाना खा लीजिए। भले ही बाबा के नजरों में हत्यारा सिर्फ शिवा हो, लेकिन सच तो यह है कि बाबा की कातिल तू भी है। मैं तुझे जेल तो नहीं भिजवा सकता, लेकिन तू हमेशा मेरे नजरों में बाबा की कातिल ही रहेगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कहानी इस मोड़ पे आकर खत्म होगी। विवेक अंदर से टूट चुका था और उसका टूटना लाजमी भी था, क्योंकि दिल के शीशे को पत्थर किसी अपने ने मारा। शिखा उसकी अपनी बहन, वो उसे भी उतना ही गुनहगार मान रहा था जितना कि शिवा था। और अब शिखा भी अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही। क्या एक पिता को अधिकार नहीं कि वो अपनी बेटी की पसंद को ठुकरा सके? क्या एक पिता को अधिकार नहीं कि वो अपने बेटा या बेटी को गलत रास्ते पे चलने से रोक सके? क्या एक पिता की जिम्मेदारी सिर्फ 18 साल पूरे होते ही खत्म हो जाती है? कि हम कैसा समाज बना रहे हैं जिसमें बच्चे अपने ही माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ उन्हें अपने फैसले लेने की और सोचने की आजादी चाहिए। कौन पिता अपने बच्चों की आजादी छीनता है? शायद कोई नहीं। प्रताप ने जो करने की कोशिश की वो हर पिता करता, लेकिन शिवा ने जो करने की कोशिश की वो शायद हर प्रेमी नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।